आवाज़ है सही? सही आ रही है क्या? टेस्ट सीरीज के बारे में अपने कई बार बात कर चुके हैं और इसी पे हमने ज़्यादातर प्रेशर रखा आपके टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की। उसमें आपको बुलाने का प्रयास किया जाता है कि आप आओ और टेस्ट दो, और आपको बार बार बताया था जो टेस्ट से हटेगा वो सिलेक्शन से भी पीछे हट जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको सभी को टेस्ट सीरीज रेगुलर रूप से देनी है, क्योंकि आपने अभी तक आधा पड़ाव पूरा कर चुके हो, आप टेस्ट सीरीज का आधा बाकी है। तो आप ये टेस्ट सीरीज को पूरा कंप्लीट करोगे। इसके बाद में आएगी आपकी काउंसलिंग, और हम अभी 15-15 बच्चों को बुलाएंगे, उनकी समीक्षा करेंगे पिछले टेस्टों में क्या कितने नंबर आए हैं और आगे उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या किस चीज़ को सुधारना है। उसके बाद में अपना जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें अलग यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलेगा, अपने डीयू के अलग निकलेगा, जेएनयू का अलग और बीएचयू का अलग। तो इसमें हमारे साथ लगातार जुड़े रहोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि जैसे इसका एग्जाम में टफ है वैसा ही आपका ये इसमें प्रक्रिया बहुत टफ है। तो आपको हर चीज़ जो हम कहें वो आप इसको करो, क्योंकि जैसे अभी हम आपको यूट्यूब और टेलीग्राम के थ्रू आपको जोड़ा तो आपने इसको फॉलो भी करने लग गए हो। अब इसको लास्ट तक आप फॉलो करोगे, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम आप तक पहुंच पाएंगे। क्यों पर्सनली हम आपको कॉल करके नहीं बता सकते इसकी क्या प्रक्रिया क्या नहीं है। यूट्यूब पे हमारी क्लासें रहेगी, उसके थ्रू हम आपको बताएंगे। तो बता दूं, जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में डीयू का फॉर्म निकलेगा CSAS पोर्टल, उसमें आपको अप्लाई करना होगा। उसमें फेज फर्स्ट होगा, उसमें आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपलोड होगी, तो वो आपकी करने लायक है। उसके बाद में जो सेकंड फेज आएगा उसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसमें आपके कॉलेज और कोर्स चूज करना होगा। कोर्स आपको अपने विवेक के आधार पर चूज करना है, क्योंकि किसी का अच्छा हिस्ट्री अच्छा हो सकता है, किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री या अदर कोर्सेज। तो वो आपको देखना है अभी मुझे कौन से कोर्सेज में जाना है। उसके बाद में आएगी कॉलेज की लिस्ट। कॉलेज हम आपको फिल करवाएंगे भी, इसमें कौन सा कॉलेज भरना है आपको, कौन सा, तभी आप कर पाओगे। यदि आप ये रखोगे कि मेरा भाई डीयू में पढ़ रहा है, जेएनयू में पढ़ रहा है, ये है वो है, तो आप सिलेक्शन से हट जाओगे और जितना हम ध्यान रख पा रहे हैं वो आप नहीं रख पाओगे। और हमने पिछले कुछ टाइम से देखा है ये, उस टाइम बहुत से बच्चों ने गलतियां की और अच्छे नंबर आने के बाद भी काउंसलिंग में उनके बहुत खराब रहा और वो एक बढ़िया कॉलेज से चूक गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लगातार टेलीग्राम से जुड़े रहना है। और क्योंकि ये हमने ये बताना जरूरी इसलिए समझा कि पिछले दिनों जो बच्चे आए थे डीयू से, उन्होंने आपको नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का बोला और ऑफ कैंपस का, तो आपको पता नहीं था ज्यादातर बच्चों को भी ये क्या चीज है। तो ये जब भी पता चलेगी जब आप लगातार हमसे जुड़े रहोगे, हम लगातार इसके सेशन लेंगे, तो आप लगातार से जुड़े रहो। उसके बाद में अभी जो टेस्ट सीरीज है इसका जो मैंने बताया आपकी समीक्षा है, उसमें 15-15 बच्चों को हम बुलाएंगे और उनसे जो पिछले टेस्ट है उन पे बात करेंगे, किसके नंबर आ रहे हैं, कौन टेस्ट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था, अभी आप यदि आप सारे टेस्ट दोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारे यहाँ एडमिशन लेने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, किसी भी संस्थान में नहीं होता जब तक आप उस चीज को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि ये हमारी एक रणनीति है, उसी के तहत हम ये काम कर रहे हैं, उसको आप फॉलो करो। उसके बाद में जो काउंसलिंग का सिस्टम रहेगा उसमें हम स्लॉट बनाएंगे अलग अलग, आपके लिए फ्री है, लेकिन बाहर के जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है या बाहर के बच्चे हैं उनके लिए पेड है 3,000 रुपए। तो आप इसकी कीमत समझो, हमने ये किस लिए रखा है, क्योंकि बहुत से बच्चों पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती है, उसके लिए रखा है। उसके बाद में पहले मैंने बताया यूट्यूब और टेलीग्राम, इनको तो आप जरूर देखें, क्योंकि अलग अलग जब यूनिवर्सिटी के फॉरम आएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उनका कब फॉरम निकल रहा है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, उनकी डेट्स क्या है, लास्ट डेट क्या है, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया इसी के थ्रू हम आपको बताएंगे। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखें। और इसके बाद बेनीवाल भाई साहब आपको करेंगे सभी को मोटिवेट और कैसे पढ़ना है, क्योंकि इनके थ्रू आज 10 से 15 हज़ार बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, चाहे नेट हो, जेआरएफ हो, यानी ऑल इंडिया लेवल पे इनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए इनको बुलाया है। तो आप इनके बातों पे ध्यान दो और मैं आमंत्रित करूंगा बड़े भाई साहब को। कितना करोगे वो आपको सोचना है। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी बेनीवाल आप मंच पे आइए और बच्चों को ये लगवा दो।
हेलो हेलो। मैं सर्वप्रथम इस युवा शक्ति को नमन करता हूं। तदुपरांत मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं हिमालय एजू हब का और उनके दोनों जो संचालक महोदय हैं, ओम जी मैया का और यादव जी का। हिमालय एजू हब परिवार के जो शिक्षक साथी हैं उनको भी नमन। जिस हिसाब से मेरी हाइप क्रिएट की गई, माहौल बनाया गया, तो आपके ऊपर एक ऐसे मानसिक दबाव आया होगा कि पता नहीं हम क्या सुनने वाले हैं। ये दबाव तब आते हैं जब हम जीवन के शुरुआती पड़ाव में होते हैं और उनमें से कुछ दबाव काम भी कर जाते हैं। मुझे भी याद है कि जैसे आप अधिकांश, मुझे जो सूचना मिली है, आप एक हॉस्टल लाइफ जी के आए, तो ऐसी हॉस्टल लाइफ मैंने भी जी थी और उसी हॉस्टल लाइफ के दौरान हमें भी ऐसे ही वक्तव्य, ऐसे ही विचार सुनने को मिलते थे और हम उनके ऊपर चिंतन और मनन भी किया करते थे। धीरे धीरे जीवन बढ़ता गया और गड़बड़ वहीं से हो गई जहां हमने विचार सुनने की बजाय क्या कर दिया, कहना शुरू कर दिया। अब हम सुनते नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं, कहते कहते हैं। तो आप जीवन के उस पड़ाव में हो जब आपको सुनने की भी आदत है। आपने अपने हॉस्टल्स में, अपने शिक्षण संस्थानों में जहां से आप आए हैं और यहां आने के बाद भी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं सुनी होगी। मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मैं जो जिन बच्चों को पढ़ाता हूं वो बच्चे नहीं है, वो बच्चों के माँ बाप हैं। तो मैं आपके पिता और माताओं को पढ़ाता हूं, बस ये दिक्कत आती है। तो मेरा क्या है, थोड़ा मेंटल लेवल और बोलने का और उद्बोधन का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा एक बार दिक्कत आ सकती है आपकी शुरुआत में। जब 2-4 मिनट बोलूंगा, ऐसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, तब तक आप मेरे साथ हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको मेरी बातें समझ में आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं चर्चा की शुरुआत इस मुद्दे से करूंगा कि हम क्यों जाएं डीयू में, क्यों जाएं हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के लैंग्वेज प्रोग्राम में, क्यों जाएं हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू में, क्यों हम जामिया मिलिया की चर्चा करें। जब हमें ग्रेजुएशन ही करनी है, जब हमें बीए बीएससी बीकॉम ही करनी है, तो हमारे स्थानीय कॉलेज हैं उनमें कमी क्या है? वो सक्षम है वो सारी चीजें देने में जो वो दे रहे हैं, तो क्या ऐसा है क्या? नहीं। दो मुद्दों के ऊपर ऐसा नहीं है, पहला फैकल्टी को लेके और दूसरा एटमॉस्फेयर को लेके। हमारे जीवन के निर्माण में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक तो हमारा आसपास का जो सराउंडिंग माहौल कैसा है, और दूसरा कि हमें जो गाइड करने वाले हैं वो कैसे हैं। इन दो चीजों से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। तो पहले अपन भविष्य निर्माताओं की चर्चा कर लेते हैं कि वो हमारे भविष्य का निर्माण कैसे करते हैं। हम वही रास्ता अख्तियार करते हैं, हम उसी रास्ते पे चलते हैं जो रास्ता हमारे सीनियर, हमारे गुरुजन या हमारे परिवारजन या हमारे जो वर्गजन है वो हमें दिखाते हैं। अब वो कैसे कहीं उनके ऊपर निर्भर करता है और वही हमारी लाइफ का आगे निर्धारण करते हैं। आपकी तरह सपने मेरे भी बड़े थे। मैं भी यही चाहता था कि मैं भी उन विश्वविद्यालय में पढ़ूं जो देश का टॉप विश्वविद्यालय है, लेकिन हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। किसी ने हमें यह नहीं बताया कि दिल्ली में भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, कैसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एडमिशन लेने के ऊपर आपके व्यक्तित्व का एक अलग ही प्रकार से निर्माण होगा। जब मेरा रिजल्ट आया तो उस टाइम में पूरे जिले में 12th के अंदर, आर्ट्स के अंदर 3 फर्स्ट डिवीजन आई थी। एक आए 68, मेरे आए 64 और एक तीसरा हमारा ही दोस्त था मेरे स्कूल का, इसको आए 62। अब वो आज तो शायद आप से शुरुआत करते हैं, शायद आप सबके है ना, वो 85-86 से शुरुआत होती है। आज हमारे टाइम जो मेरिट में आता था
उसके जो परसेंटेज थे वो 80-82 आया करते थे, जो राजस्थान टॉप किया करता था उसके। और अगर आपको सीबीएसई टॉपर है तो उसके थोड़े से 2-4% ज्यादा आया करते थे। तो ये एक क्राइटेरिया था। तो जिले के अंदर ठीक पोजीशन पे थे, पूरे जिले में दूसरी पोजीशन पे आ गया मैं। अब क्या करें, अब आगे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो मैंने खुद का रास्ता ढूंढा। और मेरी जो नजर गई वो कहां तक पहुंची, जयपुर तक पहुंची। जयपुर से आगे तक मैं पहुंच नहीं पाया, जयपुर से आगे तक नहीं पहुंच पाया। अब पहुंच क्यों नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास ऐसा एक गाइडेंस नहीं थी जो मेरी नजर को यहां से आगे लेके जाती। तो क्या मेरा डीयू के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता क्या? तो मैं उसके जस्ट अगले साल का उदाहरण देता हूं। अगले साल फिर एक हमारा जूनियर है, उसकी फर्स्ट आई 62% आई उसके। आजकल वो एडिशनल एसपी है, जयपुर में ही पोस्टेड है। उसके पिता थे, वो थोड़े से शिक्षा के मुद्दे से जुड़े हुए थे और एक अवेयर आदमी थे। उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को कहा कि बेटा तेरे को डीयू में एडमिशन लेना है। उस टाइम डीयू में एडमिशन मेरिट बेस पे हुआ करते थे, और उसको रामजस कॉलेज मिला। उसने वहां से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उसने यूपीएससी दी, आरपीएससी दी, और वो डीएसपी बन गया। आजकल प्रमोट हो गया, एडिशनल एसपी बन गया, अब एसपी बनने वाला। तो ये प्रभाव किससे पड़ा कि मेरे पिता मुझे ये बता नहीं पाए, मेरे गुरुजन मुझे ये बता नहीं पाए कि जयपुर से आगे एक और यूनिवर्सिटी है, राजस्थान विश्वविद्यालय से भी आगे, जयपुर के विश्वविद्यालय से आगे एक और दिल्ली के अंदर भी कोई विश्वविद्यालय है जहां के टॉप कॉलेजेस है। अब परिणाम क्या निकला, अब दौड़ शुरू होती है। अब दौड़ शुरू हुई तो वो हमारा जो साथी जो डीयू के अंदर गया था, हमसे 20 कदम आगे था। हम जब तक रोजगार को समझते कि रोजगार होता क्या है, रोजगार प्राप्त कैसे करना है, खुद के पांव पे खड़ा कैसे होना है, तब तक वो रोजगार प्राप्त कर चुका था और वो आरपीएस बन चुका था। और हमने तब सोचना शुरू किया था कि भूख मरांगा के करा, तो क्या बीएड कर ले आपा। तो हमारी अप्रोच कहां तक पहुंची कि हम बीए कर लिए, बीएड कर ले, 12th कर लिए, अब एसटीसी कर लेते। हम उससे आगे सोच ही नहीं पाए। तो उसने क्यों सोचा, तो पहला उसके पिताजी ने उसको गाइड किया। दूसरा आ गया, वो है एटमोस्फियर, कि आपका माहौल आपको कैसे प्रभावित करता है। जैसे आप चले गए लोकल कॉलेज में चले गए, तो एक तो आपको वहां अच्छी गाइडेंस नहीं मिलेगी, दूसरा आपको क्या नहीं मिलेगा, वहां आपको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा पढ़ने और पढ़ाने का, न आपको वहां ऐसे साथी मिलेंगे। आप चले गए डीयू के अंदर। अब डीयू में ऑल इंडिया से, पूरे भारत से छन छन के प्रतिभाएं आती है, अलग अलग पृष्ठभूमि की आती है। कोई गांव से आया है, कोई शहर से आया है, कोई कस्बे से आया है, कोई नॉर्थ ईस्ट से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है। किसी का पिता फॉरेन में रहता है, किसी का पिता राजदूत है, किसी का पिता एसपी है, किसी का पिता कलेक्टर है, किसी का पिता किसान है, किसी का पिता रिक्शा चला रहा है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान वाले, अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग सोच वाले, अलग अलग पृष्ठभूमि वाले। आपको कितने स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको वहां, और यही निर्धारण करता है कि हम सीखेंगे क्या, कि हम कितनी डाइवर्सिटी है हमारी सोच के अंदर। वही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कितना वाइड एस्पेक्ट है, कितना वाइड एरिया है जहां से हम सीखते हैं। तो आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है, और वही बच्चे आपको सिखाते हैं कि आपको करना क्या है। आज एक ऑर्डिनरी स्कूल से जो बच्चा आया है और नवोदय से जो बच्चा है, इनमें भी आपको दिन रात का अंतर मिल जाएगा। नवोदय स्कूल वाले 6 साल संघर्ष कर चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। कितने बजे उठना है, कैसे उठना है, कपड़ों का क्या करना है, जूतों का क्या करना है, बुक्स का क्या करना है, और जीवन का संचालन कैसे करना है, उस पर नियंत्रण करना सीख गए। जो बच्चे घर से आए हैं, उनमें से आधे बच्चे आपको जो गांव के नहीं है और थोड़े से शहर के, वो पप्पू मिलेंगे। पप्पू वो होता है जो खड़ा करते है, मम्मी सोने दे, वो पप्पू होता है। मैं नहीं उठूंगा, वो पप्पू होता है। जिसकी किताबें मम्मी संभाले, वो पप्पू होता है। जिसके बैग में किताबें मम्मी रखे, वो पप्पू होता है। भागते भागते जिसको मां टिफिन देके, वो पप्पू होता है। तो नवोदय वाले ना पप्पू नहीं होते। तो दूसरे जो किसान के बेटे बेटियां आप में से गांव से आए, वो भी पप्पू नहीं होते। तो जब आप वहां चले जाओगे ना, तो आप में जो पप्पूपना है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो आपके लिए पप्पूपना खत्म हो जाएगा जब आप डीयू में पहुंचोगे। डीयू में आपको सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, जीवन में करना क्या है ये समझेंगे आप, और आपके सपने अब बड़े हो जाएंगे। आप यहाँ लोकल कॉलेज में चले जाओ, आपका जो अंतिम सपना होगा ना वो बीएसटीसी और बीएड करके, और या एक एग्जाम होता है सीईटी, आप राजस्थान के अधिकांश थोड़े दिनों में जान जाएंगे, एक कॉमन कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आप राजस्थान में ग्रेड 4 और ग्रेड 3 की नौकरियां करते हैं। हालांकि नौकरियां बुरी नहीं है, लेकिन मैं तो उस व्यापक सोच की बात कर रहा हूं कि वो तैयार कैसे होती है। जब आप डीयू में गए, जेएनयू में गए, तब आपको पता चलेगा कि आपको अच्छा पत्रकार कैसे बनना है, जिसकी न्यूज द हिंदू में कैसे आती है, इंडियन एक्सप्रेस में कैसे आती है, देश के जो नामचीन टीवी चैनल है उसमें आप एंकर कैसे बनते हैं। एक फील्ड ये खुलता है। दूसरा फील्ड ये खुलता है कि आपको यूपीएससी क्रैक कैसे करनी है, आपको जिला कलेक्टर कैसे बनना है, आपको जिले का एसपी कैसे बनना है। ये तो चलो यहां भी सिखा देंगे हम, लेकिन आपको फॉरेन सर्विस में कैसे जाना है ये यहां कोई नहीं सिखाएगा। आपके कॉलेजेस में आपको यूपीएससी नाम रटा देंगे लेकिन रास्ता नहीं बता पाएंगे। तो दूसरा एक नौकरी का रास्ता खुलता है। तीसरा है कि आप फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे, आप और अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी मेकर कैसे हो सकते हैं, आप अच्छे अर्थशास्त्री कैसे बनेंगे, आप अच्छे राजनीति शास्त्री कैसे बनेंगे, आप अच्छे समाज शास्त्री कैसे बनेंगे, आप अच्छे मनोविज्ञानी कैसे बनेंगे, वो सारे रास्ते वहां खुल जाएंगे आपके लिए। तो आपकी, मैं ये कह रहा था, सोच पहले से वाइड हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप वहां जाके सरकारी नौकरी ही करेंगे। आज दो लोग अपना काम शुरू करते हैं, एक जो डीयू से आया हुआ है और एक जो गांव से आया हुआ है। दोनों की सोच में दिन रात का अंतर होगा, दोनों के मैनेजमेंट में दिन रात का अंतर होगा। चलो ऐसा एक संस्थान ही खोल लेते हैं। ऐसे संस्थान को एक खोलने के लिए एक अच्छा वक्ता चाहिए, अच्छा बोलने वाला चाहिए, और जिसका ज्ञान व्यापक हो और जिसके पास बहुत सारी कहानियां हो, खुद के संघर्ष की और औरों के संघर्ष की। वो आप देखेंगे कि वो जल्दी ऐसे संस्थान को कामयाब कर देगा। वो यूट्यूब पे आएगा, ऑनलाइन आएगा, ऑफलाइन आएगा, बच्चों को अच्छा मोटिवेट करेगा, और डीयू वाले की अच्छा संस्थान चल पड़ेगा। जो गांव से आया है, जो छोटे कॉलेजेस से है, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हुआ, व्यापक विकास नहीं हुआ, इसलिए वो ज्यादा बोल नहीं पाएगा, वो थोड़ा दब्बू होगा, तो उसका संस्थान चल नहीं पाएगा। तो चलो कुछ नहीं प्राप्त करते हैं हम डीयू जेएनयू में जाके, लेकिन हमारे जो व्यक्तित्व का निर्माण होगा, जिसको आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा होता है। फिर आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जाना, आप अटकोगे नहीं। कोई से क्षेत्र अडॉप्ट कर लेना, उसके बाद आप किसान बनना, उसके बाद आप कोई प्रोडक्शन का काम करना, उसके बाद आप जैविक खेती करना, उसके बाद आप जैविक प्रोडक्ट की सेलिंग करना, ऑनलाइन करना, ऑफलाइन करना, आप हर चीज सीख जाओगे। टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, दुनिया कहां जा रही है, हम दुनिया से कितने पीछे हैं, एआई का यूज क्या है, एआई रोजगार देगी या बेरोजगार देगी, चैट जीपीटी का करना क्या है। तो ये सारी चीजें आप वहां सीख जाओगे, तकनीकी ज्ञान भी, व्यवहारिक ज्ञान भी, और भविष्य का निर्माण भी, सारी चीजें वहां आपको सीख जाती है। चलो कई बार नहीं आते, आप कॉलेज नहीं गए, लेकिन आपके आसपास के जो दोस्त होंगे ना, वो आपको सब कुछ सिखा देंगे। तो मैंने कहा कि आप एक अच्छे कॉलेज से दो चीजें सीखते हैं, एक अच्छे वहां टीचर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, दूसरा अच्छे आपके दोस्त होते हैं जो बहुत अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये दो फायदे होते हैं आपके अच्छे विश्वविद्यालय में जाने के और अच्छे कॉलेज में जाने के। इससे उपयुक्त अवसर नहीं हो सकता। राजस्थान में मुझे नहीं पता कि इस बार 12th कितने बच्चों ने दी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 12th देने वाले बच्चे हैं वो कम से कम 1.5-2 लाख तो होंगे। आप बताओ कितने गए, कितने बच्चों ने दिए? आपको सीबीएसई रिजल्ट आया, पूरे ऑल इंडिया में कितने बच्चे देते हैं एग्जाम, बताओ आप बताओ। 15 लाख बच्चे देते हैं, ठीक है। इसमें आरबीएससी को और शामिल करते हैं, राजस्थान बोर्ड को 2-3 लाख उनको मान लेते हैं, यानी 18-20 लाख बच्चे हैं। और राजस्थान राष्ट्र को करें तो 5 लाख बच्चे मान लेते हैं जिन्होंने 12th की है। अब उन 5 लाख बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं? आप ही हैं, 150-200 आप हैं, 200-400 ऑनलाइन है, और कोई एक आधे और दो संस्थान है वहां से तैयारी कर रहे हैं। यानी 5 लाख बच्चों में से कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं? 500। अब मुद्दा आ गया कि जो 500 उनमें से कितने तैयारी कर रहे हैं, वो भी तो है ना। आप में से कितने तैयारी कर रहे हैं? आप में से आधे तैयारी कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन श्योर है। बाकी के हम, आप भी लेट नहीं है,
अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। और कुछ नहीं, इससे सिंपल दुनिया में कोई एग्जाम नहीं है जिसको आप करेक्ट करें, और इससे अच्छे जगह नहीं मिलती जहां इससे मिलती है आपको। इतने कम समय में इतनी कम तैयारी करके और इतने अच्छे इंस्टीट्यूट आज ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलते। आप नीट है, जेई है, या फिर ये एग्रीकल्चर के जितने भी सेगमेंट है उनमें आप अगर जाते हैं तो आपको 2 साल तैयारी करनी पड़ती है, उसके भी बाद भी गारंटी नहीं है। यहां तो 40 दिन में अगर आप ढंग से पढ़ लिया, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप सारे पेपर सोल्व कर लिए और रेगुलर क्लास में आ गए, तो अपने आप ही हर चीज का समाधान हो जाएगा। तो आप छोटे भाई बहन हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप ध्यान रखें कि ये 40 दिन आपके जीवन का निर्धारण करने वाले हैं। ये आपको आबाद भी कर देंगे, बर्बाद तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको वापस वहीं भेज देंगे जहां से आप आए। आपको बहुत आगे नहीं लेके जाएंगे। फिर आप ग्रेजुएशन तो कर लेंगे, बीएड कर लेंगे, फिर एक बीड में आएंगे आप, जिसमें आपका अलग कोई चेहरा और व्यक्तित्व नहीं होगा, आपकी कोई अलग पहचान नहीं होगी। तो अगर आप अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा कोई उपयुक्त अवसर और कोई संस्थान नहीं हो सकता, शिक्षक नहीं हो सकते जो आपके लिए 24 घंटे समर्पित भाव से तैयार है। तो आप जरूर, है ना, अगले जितने भी दिन बच गए हैं उनमें आप रेगुलर क्लास लें, रेगुलर टेस्ट दें, ये सोच के कि मैं पिछले जब 12 साल से लगातार पढ़ ही रहा हूं तो सिर्फ 25-30 दिन और पढ़ना है, या 40 दिन बचे होंगे। 40 दिन में जब आपके भविष्य का निर्माण हो रहा है तो इतने कम समय में और कहीं भी आपके भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। और कुछ नहीं करना, आप आ जाओ, मन मार के आ जाओ, एक बार पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद तैयारी अपने आप शुरुआत हो जाती है। अब कई बार क्या परिस्थितियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि किस परिस्थिति से कौन निकलेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब हम संघर्ष की गाथाएं पढ़ते हैं तो बड़ा मोटिवेट करती है। तो ऐसी एक आधी गाथा मैं भी आपसे चर्चा करूंगा, और मैं आपको 2 चीजों के बारे में बताऊंगा कि हम सीखते कैसे और हमें अच्छा कौन सिखा सकता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि सबसे अच्छे सिखाते हैं हमें हमारे साथी। अभी आगे महादेव जी बैठे हैं, मेरे दोस्त हैं, हम बाड़मेर गए थे। बाड़मेर में हमने एक संस्थान देखा। वो संस्थान क्या करता है, कभी नहीं पढ़ाता, वहां बच्चे ही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैंने पहली बार देखा कि बच्चे भी शिक्षक होते हैं और शिक्षकों से भी अच्छे शिक्षक होते हैं। मैंने ये उदाहरण क्यों दिया? ये इसलिए दिया कि आप जब किसी भी अच्छे वहां जाएंगे कॉलेज के अंदर, तो आपके साथी है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और आपके जीवन का निर्माण कर देंगे। एक दूसरा, मैं ये कह रहा था कि सीखने के लिए ना कई बार परिस्थितियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि आप सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते। एक बार हम 2 दोस्त बैठे थे, एक वो आरएस थे, एक मैं था। तो ऐसी बचपन की चर्चा चल पड़ी कि बचपन में किसने कितना संघर्ष किया है। तो मैं आपसे एक संघर्ष की गाथा है वो साझा करूंगा, और मैं ये चाहता हूं कि हम में से अधिकांश को वो संघर्ष करना पड़े। जिनके जीवन में संघर्ष नहीं है उनके जीवन में सफलता भी नहीं है, और जिसके जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष है उसके जीवन में उतनी ही बड़ी सफलता है। तो मैं कई बार तो हम करते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं हो, आप आसान जीवन जिए। मैं तो खुद के लिए भी और आपके लिए यही उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा संघर्ष हो। तो ऐसे हम बैठे थे, मैं कह रहा था, बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपका बचपन कैसा बीता। मगर बचपन में बड़ा क्रूशियल था, बड़ा संघर्षपूर्ण था। और 5वीं क्लास से, छठी नहीं 5वीं से तो पहली दूसरी से तो रोटी ले जाना शुरू कर दिया था खेत में, पूरा लाद के यहाँ, और 4-5 लोगों की, 6 लोगों की, जितना एक बच्चा ले जा सकता है वो रोटी लेके जानी है। कोई बड़ा साथ जाएगा तो आपको छाछ पकड़ के और खेत में लेके जानी है, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे और खेतों में 8-10 आदमी एक ही परिवार से जाया करते थे। उनके भोजन ले जाने से संघर्ष की शुरुआत हुई थी। फिर दोपहर को चाय भी लेके जानी है, तो 2-3 किलोमीटर से नजदीक खेत नहीं होते हैं। गर्मी का दिन हो, सर्दी का दिन हो, बस गर्मी के दिनों में इतनी दिक्कत आती कि स्लीपर थी ना, उसके अंदर रेत घुसती थी और पांव में कई बार छाले हो जाते थे। और एक और था कि बचपन में कुछ ऐसी जगह जरूर होती है, आपके बचपन में होगी, कि अठे भूत रहेगा, ये ऑर्डर लगता था ऊपर से, क्योंकि वो बच्चों को डराने के लिए होता है कि फलाने पेड़ के पास से मत निकलना, यहाँ भूत रहता है, फलानी जगह से मत निकलना, या शमशान घाट के पास से मत निकलना। तो गांव में कोई ऐसे पेड़ होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है, और एक शमशान घाट पक्का ही होता है जहां भूत रहते हैं। अब बचपन में उनका डर और लगता था।
तो साथ में तो नीचे से रेत गर्म है, ऊपर से भूत का डर और है, तो उस जगह को दौड़ के और पार करते थे। तो खैर मैं तो संघर्ष की ऐसी गाथाएं गा रहा था। तो मैंने कहा ऐसा बीता, फिर बड़े हो गए, खेत में काम करने लग गए। जब खेत में काम करते थे तो उस टाइम एक बार जीवन में खुशी आई। जब कक्षा में 6 में थे तो पिताजी ने हम दोनों भाइयों को शहर लेके गए और हमें हाफ पैंट करवाई। तो मेरे जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब आई जब मुझे पहली बार जीवन में हाफ पैंट पहनने को मिली, वरना तो या तो पजामा पहनते थे या वो फट्टे वाली कस पहनते थे। और ऐसे करके संघर्ष चलता रहा। जीवन के अलग अलग दौर आए। फिर मेरे को जब 8वीं कर ली तब 9वीं में कहाँ जाए, तो 10 किलोमीटर स्कूल था, 8-10 किलोमीटर, वहां साइकिल से जाना है और साइकिल से आना है। थोड़ा सा मैं पढ़ने के प्रति ठीक था, मुझे पता था कि अगर तू नहीं पढ़ा लक्ष्मी नारायण तो तू इन खेतों में रह जाएगा और लोग तेरा शोषण ही करेंगे। और खेत भी इतने ज्यादा नहीं थे कि हम उनसे इतना बड़ा परिवार, संयुक्त परिवारों के जब वितरण के बाद जमीन के, हम वहां से अपना गुजारा चला लेंगे क्या। तो 2-3 बीघे हिस्से में खेती आएगी और लोगों के यहाँ काम करना पड़ेगा, तेरे को मजदूर बनना पड़ेगा। तो अब तेरे पास एक ही चारा है कि तू पढ़। तो अब 9th में कहां जाऊं, तो मैंने कहा 8 किलोमीटर साइकिल से जाता था, 8 किलोमीटर आता था और टाइम फिक्स था क्योंकि वो 2 स्कूल पारी में स्कूल चलता था। तो सरकारी स्कूल था, हमेशा ही 9-10th के लिए टाइम 7 से 12 का है। तो सर्दी में भी 7 से 12 है और गर्मी में भी 8 से 12 है। तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दी में टेम्परेचर जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं माइनस में जाता था, लेकिन उठना है, वही कंबल ओढ़ दिया, नहाते 7 दिन से थे, बस इतना ही था। क्योंकि सर्दी में कौन नहाए, 7 बजे उठ के कौन नहाए। अच्छा ये तो है नहीं कि हीटर है, सारा कुछ है, चूल्हा है, मां जलाएगी तो मां पहले पशुओं को करेगी या बच्चों का काम करेगी, और 7 बजे निकलना है। तो वहां से संघर्ष हुआ। फिर कई बार मैथ्स के सर नहीं है, ट्रांसफर हो गया, जगह खाली है, तो फिर 8 और 8 16 किलोमीटर पढ़ने मैथ की ट्यूशन के लिए और जाते थे। तो ये एक ललक थी। तो ऐसे करते करते संघर्ष होता गया और आगे बढ़ते गए। ऐसे करके मैंने उसको लंबी चौड़ी स्टोरी बताई अपने जीवन के संघर्ष की। तो मैंने सोचा ये इंप्रेस होगा, तो वो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मेरे को इसने मेरे संघर्ष को सलाम ही नहीं किया। वो बोला मेरे संघर्ष के सामने आपका संघर्ष है कुछ भी नहीं है। मौके यार तू इतना बड़ा कौन सा संघर्षशील व्यक्तित्व का आ गया और कौन सा संघर्ष किया तूने बचपन, तो बता सही, चली अपनी तुलना करते हैं तेरी कहानी से मेरी कहानी की। बोला मैं हूं बाड़मेर का और हम रहते हैं झोंपे में, और हमारे घर में झोंपा कितना है, एक। झोंपे का मतलब है एक झोंपड़ी, एक झोंपड़ी। तो मैं जब 7वीं 8वीं में आया तो मुझे ये लगा कि हम भूख मरेंगे, अकाल पड़ते हैं, तो हमारे पास कभी कभी अन्न नहीं होता था। तो इसका समाधान क्या है, तो मैंने 7वीं 8वीं में ये सोच लिया था कि मुझे ना ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इस परिवार का पेट जरूर भरना है। तो कपड़े, सुविधाएं, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये तो बहुत दूर की बात है। एसेंशियल चीज है वो क्या है, रोटी है, जो सबसे पहले चाहिए। तो मैं उस रोटी के चक्कर में एक दिन घर वालों को बिना बताए और भाग गया। और मैंने ये सुना था कि अगर अपन देशावर जाएंगे, यानी घर छोड़ के गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक या तमिलनाडु साइड जाएंगे, तो वहां काम बहुत है, वहां रोजगार बहुत है, तो वहां से ना अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करके घर छोड़ के भाग गया, घर वालों को बिना बताए। अब मैं कहां ट्रेन में बैठा, किस बस में बैठा, ये तो स्टोरी हो जाएगी लंबी। करते करते मैं एक बनिए के पास पहुंच गया, पता नहीं कैसे संपर्क में आया। उस बनिए का काम था ट्यूबलाइट का, ये ट्यूबलाइट के जो डंडे आते हैं ना व्हाइट वाले, इसका काम था। और वो उनकी स्टोरेज किया करता था। उस स्टोरेज के बाद उसके पास वो होलसेल का काम किया करता था। ट्रक आया करते थे, उन ट्रक में वो ट्यूबलाइट के डंडे है ना वो रखने पड़ते थे। तो उसको एक नौकर मिल गया। अब 7वीं 8वीं में आपकी उम्र, आपको हो सकता है थोड़ा हार्ड काम लगे, लेकिन खेत वाले ना जो गांव के ना और जो किसानी करते हैं, वो 7वीं 8वीं में बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, शारीरिक रूप से काम करने के लिए और मानसिक रूप से भी। तो उसने सोचा कि तू ये काम कर लेगा क्या, जो ट्यूबलाइट के डंडे हैं, तेरे को ट्रक भरने इनसे। वो बोला कर लूंगा। तो ऐसे करके मैंने वहां काम शुरू कर दिया। जैसे कोई ट्रक आता उसको अनलोड करना है, कोई नया ट्रक आया उसमें उसको लोड करना है, ये मेरा काम था। और ये काम मेरा दिन में तो मेरे को कहा कि तू कुछ नहीं करेगा, और मजदूर आते थे। रात को मेरा काम शुरू होता था। रात को अगर कोई ट्रक आ गया मुझे अकेले को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम मजदूरी ज्यादा लेता है।
तो बढ़िया उनको रखता नहीं था, दिन दिन में बुलाता था। दिन में वो मुझे उनसे मिलने नहीं देता था बाकी मजदूरों से, मेरा काम होता था रात को शुरू। तो उसने मुझे ना महीने भर तो प्रेम से रखा, रोटी भी दी, बोला तेरे को 50 रुपए महीने के भी दूंगा। लेकिन महीने भर बाद उसने एक नया रूप दिखाया अपना। वो एक दिन बंदूक लेके आया, बंदूक नकली पिस्टल लाया होगा, मुझे नहीं पता, अब तो बड़ा हो गया तो उसको पता चल गया इन बातों का। वो पिस्टल लेके आया, मैं बच्चा था। वो बोला अगर तू यहां से भाग गया तो मैं तेरे क्या मारूंगा, गोली मारूंगा। और उसने 1 साल तक मेरा शारीरिक शोषण किया। शारीरिक शोषण मीन्स मुझसे काम करवाया, मुझे रोज डराता तेरे को मारूंगा। तो अब मैं ना दोहरे उसमें डर में जी रहा हूं। एक तो बनिए का डर लगता है कि वो मुझे मारेगा, दूसरा कि मेरे को इतना काम करना पड़ता था कि मेरे सर है ना कभी ठीक नहीं होता था। अब कभी घाव भर भी गए तो वो वापस पड़ जाते थे, क्योंकि इतना मेरे को बाहर यहां से वहां रखना पड़ता था, ऐसे खुर्च खुर्च के मेरे सर में घाव हो गए। और था वो बेसमेंट, मेरे को अंधेरे में और रहना पड़ता था। तो मुझे तो कई बार यही पता नहीं चलता था दिन कब वो आता है, क्योंकि मेरे तो रात को काम करना पड़ता था। तो मेरे लिए 24 घंटे ही अंधेरा था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक ट्रक ड्राइवर था सरदार जी, वो आया करता था, और वो आमतौर पे पंजाब साइड से आता था, तो उसकी आमतौर पे लोडिंग अनलोडिंग रात को हुआ करती थी। तो वो मेरे संपर्क में था। तो मैंने उसको 1-2 बार चाय वाय का पूछा ऐसे ही, तो वो मेरे संपर्क में आ गया। वो बोला तू इत्थे की करता है? तो बोला, मैंने उसको सारी कहानी सुनाई कि ये बढ़िया है ना, इसने मुझे बंधक बना रखा है, और मुझे अब तो टाइम से रोटी भी नहीं देता, तनख्वाह तो बहुत दूर की बात है। तो वो बोला कि तू ट्रक कर लोड, और मैं तेरे को यहां से तो निकाल दूंगा, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तेरे को निकाला है, वरना मेरा ट्रक का मालिक है वो मेरी नौकरी खा जाएगा। तो मैं तेरे को यहां से निकाल तो मैं दूंगा। कि उस सरदार ने मेरे ऊपर कृपा की, मैं उसके ट्रक में बैठा, और उसने वहां से 25-30 किलोमीटर मुझे एक जगह पे छोड़ दिया। अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, बस मुझे ये इतना ही डर है कि बढ़िया पीछे नहीं आ जाए। वो जाते जाते बोल के गया कि बढ़िया कि तू अब हाथ है नहीं आएगा, अब तू भाग जा, जहां तेरी इच्छा वहां भाग जा। मैं घूमता घामता महीने भर में वापस कहाँ आ गया, मेरे घर आ गया। अब एक बच्चा जो 8वीं है, अब 1 साल और बढ़ गया, 9वीं क्लास कर लो, वो महीने भर में भटकता पड़ता वापस कहाँ आ गया, घर के ऊपर। फिर मैंने वापस पढ़ना शुरू किया। मैंने 9th की, 10th की, फिर 10th के साथ साथ मैंने कपड़ों की दुकान पे काम शुरू कर दिया। करते करते मैं पटवारी लग गया उसी झोंपे में, और वहीं खेजड़े के नीचे बैठा बैठा वो पीछे आरएस बन गया। तो अब ये चीजें क्या सिखाती है? मैं ये कह रहा था कि इसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने देखा कि मेरी कहानी इसकी कहानी के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी सारी स्टोरी जनाब आपको मिलेगी जब आप आपस में मिलोगे, जब आप DU JNU जाओगे। तो यही कहानियां जो हमारे दोस्तों की कहानियां हमें पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। और मैं ये चाहता हूं कि आपके भी ऐसे ट्विस्ट हो जीवन में, ऐसे साथी हो जो संघर्ष करके आगे बढ़े हो, और मैं चाहता हूं आपने भी ऐसे संघर्ष किया। तो अब ये तो छोटे छोटे संघर्ष हैं। कौन उठेगा 5 बजे, कौन उठेगा 6 बजे, कौन देगा टेस्ट सीरीज, कौन है ना क्लास में जाएगा, कौन है वो मोबाइल कैसे छोड़ दे हम? क्योंकि आप में से हो सकता है जब यहां आए तो आपके कई परिवारजनों ने आपको मोबाइल दे दिए होंगे। इन फ्यूचर तो मैंने इनसे कहा है कि जब आप अपना नया संस्थान शुरू करो ना और हॉस्टल में रखो, तो बच्चों को एक चीज से जरूर दूर रखना है, काय से? मोबाइल से। तो आज भी अगर आप अपना लाइफ सेट करना चाहते हैं तो आज से एक बार 20-25 दिन के लिए मोबाइल को विराम दे दो और पढ़ना शुरू कर दो। आपके जीवन का नवनिर्माण हो रहा है। जो छोटे छोटे प्रयत्नों से अगर जब ये हो सकता है तो हम करें क्यों नहीं? इतनी फैसिलिटी जो आपको मिल रही है शायद ही किसी बच्चे को मिलती होगी। आप यहाँ आराम से एसी में बैठे हैं, सामने आपके ये है, डेली आपके टेस्ट होते हैं, सर और मैडम आपको रेगुलर पढ़ाने के लिए आते हैं, आपके सारे क्वेश्चन क्वेरी सारे हैं वो दूर होते हैं। तो पढ़ना ही तो है। और पढ़ना ही कितने दिन है? एक बार 30 दिन पढ़ना आपको, 30-40 दिन। उसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे तो स्वतः ही पढ़ना शुरू कर देंगे, वहां माहौल ही इस प्रकार का होता है। तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप रेगुलर आए, डेली आए, और उस बच्चे के संघर्ष की गाथा को याद रखें, और कोशिश करें कि आपके जीवन में ऐसे संघर्ष आपको करने नहीं पड़े। इससे निकलने का यही एक रास्ता है, और इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है एजुकेशन से बड़ा। मैं वहां से आया, गांव से उठा, खेतों से उठा, उन डाणियों से आया, सिर्फ किस बल के ऊपर? एजुकेशन के बल के ऊपर। तो आपको अधिकांश जिनके माँ बाप उनको कुछ नहीं दे के जाएंगे, उनके लिए सिर्फ एक सरस्वती बसती है जो उनकी माँ है।
और कोई रास्ता नहीं है। हम में से अधिकांश के माँ बाप हैं, न तो वो सोना छोड़ के जा रहे हैं, न वो चांदी की सिल्लियां छोड़ के जा रहे हैं, न बहुत बड़ा कोई शेयर का धंधा छोड़ के जा रहे हैं, न कोई बैंक बैलेंस छोड़ के जा रहे हैं, न कोई चलता हुआ बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं बहुत बड़ा, न कोई बड़े वकील है, न कोई वो बड़े डॉक्टर हैं। आम है, निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों से हम आए हैं। तो थोड़े से प्रयासों से अगर हमारे परिवार का जीवन सुधर रहा है तो ऐसे प्रयास हमें कर लेने चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे बोलते हुए काफी टाइम हो गया है, आपने बड़ा धैर्यपूर्वक सुना। सुनना नहीं है, देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, उनका जीवन में कभी भी भला नहीं होता। वो जीवन में एक अननोन के रूप में जीते हैं और एक अननोन के रूप में वो खत्म हो जाते हैं एक दिन। उनमें समाज में, परिवार में, रिश्तों में, नातों में उनकी कोई पहचान नहीं होती। वो ऐसे लोग होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो एक कान से सुनते हैं, थोड़ी देर उसको रोकते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, 5-7 दिन, महीने, 2 महीने प्रयास करते हैं, और फिर जैसे ही हाथ हटता है वो चीजें चली जाती है। वो जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे होते हैं। तीसरे वो होते हैं जो एक कान से सुनते हैं, उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ते हैं। अब आपने सुनी किसकी? तब आपको सुननी है खुद की, कि मुझे करना क्या है। आपको ये है कि मैं तो आया ही रील देखने के लिए हूं, तो आप रील देखें भरपूर, और यहां से आपने आपका पैसा ले जाएं। मैं इनसे कह दूंगा इसको पैसा दे दो, इसको घर जाने दो, आप रील देखो, मजे करो। अगर आपका खुद का अंतर्मन ये कह रहा है नहीं मुझे कुछ करना है, तो एक बार 20-30 दिन रील छोड़ दो। ये रील जाने वाली तो है नहीं, ये तो संसार अनंत है। आप 30 दिन बाद भी चलाओगे तो ये सारी रील वापिस आ जाएगी, बाद में देख लेना। तो आप दोबारा अपने जीवन में थोड़ी रिदम ले आओ, अगले 20-25 दिन रेगुलर क्लासेज में आओ, रेगुलर टेस्ट सीरीज दो, क्योंकि आपके अच्छे विश्वविद्यालय, अच्छे कॉलेजेस आपका स्वागत कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि काउंसलिंग, वो एक स्टेप जो आपने सारी मेहनत करने के बाद आपके प्रयासों पे पानी नहीं फिर जाए, तो काउंसलिंग आप सही तरीके से करवा लें, किसी भी संस्थान से करवाएं और किसी परिचित से करवाएं। क्योंकि जो बाकी जो काउंसलिंग आपकी करवाते हैं वो आपके जो ये ऑनलाइन क्या करते हैं सर इनको आप, ई मित्रा वाला बहुत सारे काम करता है। वो बिजली के बिल भी भरता है, पानी के बिल भरता है, वो बैंक खाता भी चलाता है। उसका वो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होता, उसके पास वो काम करने का है, वो विशेषज्ञता नहीं होती, वो एक्सपर्टी नहीं होता उस काम का। तो आप काउंसलिंग वाले टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि आपकी सफलता और ज्यादा सुनिश्चित हो जाए। और क्योंकि ये सारा कुछ आपको ये वैसी सेवा के रूप में फ्री में मिल रहा है, तो काउंसलिंग पे जरूर ध्यान दें आप। अब मैं ये चाहता हूं कि आप सबको, जो छोटे छोटे भाई बहन है मेरे, ये चेहरे मैंने बहुत दिनों बाद देखे, छोटे चेहरे आज, क्योंकि मुझे सारे वो मिलते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ियां, बड़ी बड़ी मूंछें होती है ना। कई बार मूंछें तीखी करके और आते हैं वो, और डराते हो रहे हैं फिर वो, और कई बार उनकी आंखें भी लाल होती है। वो क्यों होती है मुझे पता नहीं है, वो कई बार क्लास में आके बैठ जाते हैं मेरी। तो आपकी न तो आंखें लाल है, ना आपकी मूंछें बड़ी है। कई कर तो रहे ऐसे से हाथ फेरा अब कईयों ने आप में से, है ना। चलिए, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका सारे बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपसे जीवन के किसी न किसी मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपसे मिलता ही रहूंगा। आप पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ रहा हूँ, फिर आप भी पढ़ाना शुरू कर देना, फिर मैं आपसे पढ़ना शुरू कर दूंगा, आपसे सीखना शुरू कर दूंगा। आज मैंने आपसे एक चीज सीखी है, मैं एक विद्यार्थी हूं और मैंने ये सीखा है कि जो 12th के बच्चे हैं वो भी बातों को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। ये एक्सपीरियंस मुझे पहली बार हुआ है, आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। आज तक मैं इस गलतफहमी में था कि जो सुनने वाले होते हैं वो बड़े बच्चे होते हैं, जो मैच्योर हो गए हैं वो ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये जो 11th-12th के बच्चे हैं, ये नए तो जवान हुए हैं पूर्णतया, और नए ये बच्चे हैं, ये ट्रांजेक्शन पीरियड के अंदर है, संक्रमणकालीन एज है ये, तो ये किसी की नहीं सुनते। लेकिन आज में मुझे एक नया ज्ञान मिला, मेरी पूर्व धारणाएं खत्म हो गई है कि आप भी अच्छे हैं और ये बच्चे भी सुनते हैं। तो आपका सुना मुझे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस संस्थान का कि मुझे इस लायक समझा कि आपसे रूबरू होने का मौका मिला, ऐसे निर्दोष चेहरे देखने का मौका मिला, ऐसे चमकदार चेहरे जिनके आंखों में सपने हैं उनको देखने का मौका मिला। बस इतना ही है कि आप इन
सोती आंखों से और जागती आंखों से सपने जरूर देखो। अब एक लास्ट बात, मीना कुमारी का एक छोटा सा कोट है, मैं कई बार वो बता दिया करता हूं, आपसे भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूं कि रफ्ता रफ्ता दिन बीता, रफ्ता रफ्ता दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। तो आपको सौगात उतनी ही मिलेगी जितना आपका आंचल है। अगर आपका आंचल छोटा है तो आपको सौगात उतनी कम मिलेगी, अगर आपका आंचल बड़ा है, सपने बड़े हैं, तो आपको सौगात भी ये प्रकृति उतनी ज्यादा देगी। तो आप सपने बड़े देखें, उन बड़े सपनों को पूर्ति करने के लिए सदप्रयास भी ज्यादा करें और जीवन को वो रूप दें जो आप चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, लाइव बंद कर, बैठो।